शुरुआत करेंगे कन्नौज से बड़ी खबर से, जहां हरदोई के बिलग्राम से कन्नौज पहुंचेगी कावड़ यात्रा। ये बड़ी खबर कन्नौज से आपको बता रहे हैं, जहां पर कावड़ यात्रा हरदोई के बिलग्राम से कन्नौज पहुंचेगी। लाखों की संख्या में कावड़ यात्री पहुंचने वाले हैं। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। कावड़ यात्रा रूट पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कन्नौज से, जहां पर हरदोई के बिलग्राम से कन्नौज पहुंचेगी कावड़ यात्रा और इसमें लाखों की संख्या में कावड़िए पहुंचेंगे। वहीं इसी को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। इस संपूर्ण कार्यक्रम के लिए पुलिस का व्यवस्थापन किया गया है। जगह जगह जितने हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे ड्यूटी का डिप्लॉयमेंट है। इसके अलावा घाट पर एक प्लाटून PSC का भी डिप्लॉयमेंट है। स्थानीय गोताखोरों को भी लगाया गया है। इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। इंपॉर्टेंट स्थानों पर CCTV का कवरेज है। PRVs की भी ड्यूटी इस प्रकार से लगाई गई है कि कोई भी इवेंट आए तो तत्काल उसे अटेंड किया जाए। और ट्रैफिक डाइवर्जन्स भी लगाए गए, ट्रैफिक की भी ड्यूटी लगाई है कि किसी भी जन सामान्य और श्रद्धालु गणों को किसी भी प्रकार से ट्रैफिक की दिक्कत ना हो, कहीं पे भी जाम न लगे और संपूर्ण कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। इसी के दृष्टिगत आज मेरे द्वारा भी जो मौके थे भ्रमण किया गया या ड्यूटी से कर। मैनपुरी में काकोरी ट्रेन एक्शन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने शिरकत की। इस मौके पर मंत्री ने शहीदों को नमन किया और विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष का काम जनहित के कामों में व्यवधान उत्पन्न करना है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारे देश के लिए समर्पण त्याग बलिदान करने वाले काकोरी ट्रेन एक्शन के हमारे वीर शहीदों को नमन करने का एक कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। उसी के तहत यहाँ मैनपुरी में ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्र के प्रति हमारे शहीदों की भावना, उनके किए हुए राष्ट्र के प्रति कृत्य कर्मों को कार्यक्रम के माध्यम से आने वाली पीढ़ी के लिए उनको जानकारी कराना, उनको प्रेरित करना। खबर कन्नौज से है, जहां काकोरी एक्शन कांड के शताब्दी वर्ष की शुरुआत मंत्री असीम अरुण ने शताब्दी वर्ष का दीप प्रज्वलित कर किया। शताब्दी वर्ष के तहत साल भर काकोरी एक्शन से जुड़े विषयों पर कार्यक्रम होंगे। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि काकोरी एक्शन की आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका रही। आज से लगभग 100 साल पहले काकोरी ट्रेन एक्शन डे दिवस की वर्षगांठ के रूप में मना रहे हैं। एक साल के एक कार्यक्रम हमारे चलेंगे और इस अवसर पे हमारे महान क्रांतिकारी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना बहुत बड़ा योगदान किया, उनका स्मरण करेंगे। अपने युवा साथियों को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जो आदर्शवाद उस समय के युवाओं में था वो आज के युवाओं में भी आना चाहिए और हम सबको मिलकर आज की जो हमारी चुनौतियाँ हैं भ्रष्टाचार की, उसके खिलाफ हम लोग को लड़ना है और मिल करके काम करना है। 9 अगस्त 1925 में हुए काकोरी एक्शन को कोई भूल नहीं सकता, जब हमारे वीर सपूतों ने अंग्रेजी हुकूमत को धराशायी करने के उद्देश्य से लखनऊ सहारनपुर ट्रेन को लूट लिया था। आज उन्हीं वीर सेनानियों की याद में बहराइच में कई कार्यक्रम आयोजित किए। बहराइच के कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित किए गए कार्यक्रम में सबसे पहले देश प्रेम गीत के साथ स्कूली बच्चों ने बैंड बाजे के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं जिलाधिकारी मोनिका रानी और जिले के सभी जनप्रतिनिधियों के बीच लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी किया गया। देश इस समय अपने स्वतंत्रता पर्व का मना रहा है और ये सारे कार्यक्रम लगभग 15 अगस्त तक चलेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज काकोरी कांड की स्मृति में ये कार्यक्रम हुआ है और
उन शहीदों को आज हम याद कर रहे हैं जो देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिए। आज 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का आयोजन जो है वो सारे जनपदों में किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज सबसे पहले लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जो मुख्य कार्यक्रम होगा उसको देखा जाएगा माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ में। इसमें सभी माननीय जनप्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, शहीद हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। जो विभिन्न हमारे शहीद स्मारक हैं वहाँ पर माल्यार्पण किया जाएगा। जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं या माध्यमिक स्कूल के बच्चे हैं वो प्रभात फेरी के माध्यम से काकोरी ट्रेन एक्शन कांड क्या था उसके विषय में अवगत कराया जाएगा। जो हमारे शहीद इस पूरे उसमें हुए थे तो उनके बारे में स्कूलों में विशेष रूप से जानकारी दी जाएगी। लखनऊ के शहीद पथ पर हुए भीषण हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि घायल बच्चों को देखने के लिए वरिष्ठ अधिकारी जाएंगे। सीएम प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और डीएम लखनऊ सूर्यपाल गंगवार ने लोहिया अस्पताल में भर्ती घायल बच्चों का हाल जाना और उसके बाद मेदांता में भर्ती दूसरी बच्ची को देखने के लिए रवाना हुए। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद बाकी के बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। लखनऊ में शहीद पथ पर एक अभी दुर्घटना हुई है जिसमें कि 2 वाहनों की टक्कर हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसका संज्ञान लिया गया है और मौके पर यहाँ हॉस्पिटल्स में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद साहब को भी भेजा गया है और मैं भी मौके पर आया हूँ। सीएमएस के बच्चे एक वाहन में ट्रेवल कर रहे थे, 9 बच्चे थे उसमें, जिसमें बाकी लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन 2 बच्चे अभी घायल हैं और उनका उपचार चल रहा है। यहाँ लोहिया हॉस्पिटल में और मेदांता हॉस्पिटल में एक बच्चे हैं जिनका समुचित उपचार हो, इसके लिए संजय प्रसाद सर और मैं जिलाधिकारी यहाँ पर मौके। बलिया में महावीर घाट के निहोरा नगर में स्थित गायत्री मंदिर के चारों ओर बसे मोहल्ले में बाढ़ का पानी घुस गया। घरों में पानी आने की वजह से लोग सामान को छत के ऊपर और दूसरी जगह ले जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की माने तो कल से लगातार नगर में बाढ़ का पानी लगभग 2 से 2.5 फीट तक बढ़ रहा है। लोग यहां से घर छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं। बाढ़ के समय जो नाव चलती है उसे हम लोग पैसा देकर आवाजाही करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अभी तक यहां पर बाढ़ के बढ़ते हुए पानी को कोई भी अधिकारी देखने तक नहीं आया है। अभी यहाँ कोई व्यवस्था, इसके बाद भर जाएगा, लोग घर छोड़ के इधर उधर भटकेगा, कोई व्यवस्था नहीं मिलेगा। क्या घरों में पानी भी घुस गया है? घरों में अभी तो नहीं घुसा, लेकिन हमको कल तक आशा है कि जो है कि सबके कोई भी घर नहीं बचेगा, सारा घर डूब जाएगा। कई घरों में पानी घुस चुका है। जो नीचे है सर वो डूब गया है और जो अभी 1 फुट 1.5 फुट ऊपर पे है घर, कल डूब जाएगा, कोई बचेगा नहीं। इस सामान को कहाँ लेके जा रहे हैं? अब सामान जैसे तैसे कहीं भी आदमी रखेगा, जहाँ ठेया मिल जाएगा वहाँ रख देगा। प्रशासन के लोग देखने आए कि आखिर ये पानी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं मिला है। और सबसे बड़ी चीज, कभी नाव भी चलता है तो हमेशा लोगों को पैसा देना पड़ता है। स्कूल में बच्चे जाते हैं उनके लिए दिक्कत, हर चीज की दिक्कत है। तो बहुत दिक्कत है। जो पानी निकल जाता है तो आराम मिलता है। तो पानी की स्थिति क्या है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? जैसे घर में नीचे पानी हो गया तो ऊपर आते हैं हम लोग, ऊपर जा रहे हैं। पानी के आने से कोई सामान भी नुकसान हुआ है आप लोगों को? अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन घर में पानी आ चुका है। दिक्कत कितनी हो रही है सर आने जाने में लोगों को? अभी आने जाने में जो पानी बढ़ा हुआ है दिक्कतें हैं। दिक्कत हो रही है आने जाने में जी। और बलिया से हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, इस वक्त बाढ़ की क्या स्थिति बलिया में बनी हुई है? कितने गांव प्रभावित हुए हैं? जी, आपको बता दें कि बलिया के कई गांव बाढ़ से घिरा हुआ है। बलिया 3 नदियों से घिरा हुआ है। 3 तरफ से जो बलिया बीच में पड़ता है और गंगा और घाघरा दोनों धीरे धीरे बढ़ाव पर थी, अब लेकिन आज स्थिर बताई जा रही हैं जी, जिसकी वजह से कई गांव प्रभावित हैं बाढ़ की वजह से। शहर के किनारे कुछ जगह है, मोहल्ले हैं, वहां पे भी पानी आ गए हैं और वहां के लोग
पानी से परेशान हैं और दिक्कत में हैं। जी, यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए हैं बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने, और जो नाव भी यहाँ पर चलती है उसके भी पैसे गांव वालों से लिए जाते हैं। जी, हम अभी कुछ अधिकारी से बात की जिसमें कि अधिकारियों का कहना है कि कुछ फ्लड एरिया में लोग अपना आवास बनाए हैं या मकान बनाए हैं, जिसको लेकर वहाँ पे हम लोग का एरिया नहीं आता है, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तब भी हम लोग बचाव कार्य के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा क्षेत्र है बलिया में जो अधिकारियों के अंतर्गत नहीं आता है या अधिकारी वहां पहुंच नहीं सकते? अगर ऐसा है तो फिर सारे लाव लश्कर के बावजूद भी अधिकारी नहीं पहुंच पाते तो लोगों का क्या हाल होगा? जी, उसमें कई अधिकारियों का कहना है कि ये जो क्षेत्र है वो फ्लड एरिया क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ लोग अपना आवास बना लिए हैं, उन्हीं के लिए दिक्कतें खड़ी हो रही। जी, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। अब रुक करेंगे कानपुर से खबर का, जहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नगर निगम कर्मचारी यूनियनों ने हंगामा तेज कर दिया है। नगर निगम कानपुर मुख्यालय में आम सभा कर यूनियनों ने कूड़ा नहीं उठाने और सड़कों पर जलने वाले स्ट्रीट लाइट को बंद करने का फैसला लिया है। वहीं आज तीसरे दिन हड़ताल के चलते पूरे शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप रही। जोनल कार्यालय भी बंद पड़े हैं। यूनियन कर्मचारियों ने जलकल समेत सभी इकाइयों में भी पूरी तरह काम बंद कर दिया है। हालांकि पानी आपूर्ति अभी बंद नहीं की गई है। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए नगर निगम में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। जो कर्मचारी अधिकारी मोर्चा बना है उसका संयोजक हूँ। आज तीसरा दिन आंदोलन चल रहा है। नगर आयुक्त के जो है खिलाफ जो विद्यार्थी परिषद से छात्रों ने आके बदसलूकी किया है, बाहर किया है, उसको लेके कर्मचारी भीषण आक्रोश है। अभी हमारी जो है नगर आयुक्त जी से बात हुई है। बीच बचाव करने के लिए हमारे गोविंद विधानसभा के विधायक माननीय सुरेंद्र मैथारी भी यहाँ आ चुके हैं, कर्मचारियों को संबोधित किए हैं। माननीय महापौर जी किसी कार्यक्रम में फंसी हुई हैं, वो आएंगी तब बैठ के वार्ता होगी, अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि इसका आखिर में परिणाम क्या होगा। वहीं कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में फेल को पास कराए जाने का खेल खेला जा रहा है, जिसकी भनक जब यूनिवर्सिटी के कुलपति को हुई तो कुलपति के निर्देश पर कॉलेज प्रबंधन ने कर्मचारी के खिलाफ कल्याणपुर थाने में मामला दर्ज करा दिया। साथ ही कुलपति के निर्देश पर विश्वविद्यालय में जांच कमेटी भी गठित कर दी गई। अब पुलिस ने भी मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा अपने रिजल्टों का डाटा डिजिटलाइजेशन किया जा रहा था और उसका डाटा अपडेशन किया जा रहा था। इस दौरान उन्हें कतिपय विसंगतियां प्राप्त हुई। इन विसंगतियों के आधार पर उन्होंने एक तहरीर थाना कल्याणपुर पर दी थी, जिसपे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अन्य आवश्यक। वहीं बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने आज तिरंगा यात्रा निकाली, जहां तिरंगा यात्रा कलेक्ट्रेट तक जाने के लिए किसानों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद किसान बैरिकेडिंग तोड़कर ट्रैक्टर कलेक्ट्रेट लेकर पहुंच गए। ये ट्रैक्टर तिरंगा मार्च है, संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल थी कि भाई एक प्रदर्शन हमारे यहाँ जैसे तिरंगे का मतलब कहा गया था। जब हम 13 महीने आंदोलन में रहे तो उस समय हमें आतंकवादी भी बताया गया, देशद्रोही भी बताया गया। तो तिरंगे का सम्मान किसानों से ज़्यादा कोई नहीं करता। तो ये हमारे पूरे देशव्यापी है कि भाई संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर 9 तारीख में 9 मार्च को सभी लोग ट्रैक्टर तिरंगा मार्च निकाल लेंगे और अपना राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे, जो हमारे साथ में MSP की गारंटी का इन्होंने वादा करा था, जो इन्होंने वादा खिलाफी करी है, उसके लिए राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे। अब बात करेंगे कन्नौज से खबर की, जहां कांग्रेस ने ओलंपिक खिलाड़ी की समस्या को लेकर डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि कांग्रेस ओलंपिक्स खिलाड़ी को अयोग्य घोषित करने की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। ज्ञापन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश पालीवाल ने समस्या के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज
जो हमारे अखिल भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी विनेश फोगाट के संबंध में जो उन्होंने जो जगह अपना खेल में अपना स्थान कायम करती गई और अंत में सरकार के इशारे पर उनको वहां से अयोग्य घोषित कर दिया गया। उनके अयोग्यता के कार्य को महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी कन्नौज के द्वारा एक ज्ञापन दे रहे हैं कि वो उसकी जांच कराएं और दोषियों को अधिक से अधिक, क्योंकि हमारे इस ओलंपिक खिलाड़ी जाबाज का एक मनोबल टूटा है, इससे और खिलाड़ियों का मनोबल टूटेगा और भारत के खिलाड़ियों का मनोबल दिन पर दिन। कन्नौज में एक दबंग भूमाफिया ने एक दिव्यांग की जमीन हथिया ली। दिव्यांग ने अपने ही भाई पर फर्जी तरीके से बेनामा कराने का आरोप लगाया। अब पीड़ित ने दिव्यांग संगठन की मदद से एसपी ऑफिस पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। ये खास रिपोर्ट देखिए। हमारा मामला ये, हम इटावा थे, हमारे 10 फुट ज़मीन थी। लईक प्रधान जो हैं, पूर्व प्रधान हैं, उन्होंने हमारी ज़मीन पर दुकान बना ली। जब हमने उनसे कहा कि आपने हमारी ज़मीन पर दुकान बना ली, तो कहने लगे चलो तुम्हें पैसे दे देंगे। तो 10 लाख रुपया मेरे घर पे लेके आए। हमारी 60 लाख की ज़मीन है और हमारी ज़मीन खाली कराई जाए और दुकान में सरकारी ताला लगे। जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक सरकारी ताला लगे। और वो बहुत बड़ा माफिया है साहब। और हमसे ये कहने लगा तुम्हारा कानून एक, उसके यहाँ टायर की एजेंसी है, तो हमसे कहने लगा तुम्हारा कानून एक टायर बेच देंगे तो तुम्हारा कानून हम खरीद लेंगे। जब हमने उसको कानून का हवाला दिया कि हम अदालत जाएंगे, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, तो बोला तुम्हारा कानून एक टायर बेच देंगे, उससे खरीद लेंगे। योगी आदित्यनाथ जहां भू माफियाओं पर शिकंजा कस रहे हैं, भू माफियाओं की संपत्ति पर जहां बुलडोजर दहाड़ रहा, वहीं कन्नौज में भू माफिया इतने सक्रिय हैं कि विकलांगों की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। आज पुलिस अधीक्षक के दरबार में लगभग 2-3 दर्जन से अधिक विकलांग पहुंचे, जिनकी जमीन पर भू माफिया लेइक ने कब्जा कर रखा है। पुलिस थाने पहुंचे लेकिन वहां पे इन्हें इंसाफ नहीं मिला। आज पुलिस अधीक्षक के दरबार में आधा सैकड़ा विकलांग आए और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। इस समय हम विकलांगों के पास मौजूद हैं। आइए विकलांगों से बात करेंगे, किस तरह भूमि पे कब्जा किया, किसने भूमि पे कब्जा किया। सर, हम इटावा थे, रोजी रोटी की तलाश में गैस गुब्बारे बेचते थे। ये है हमारा इटावा का प्रूफ। और इन्होंने हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। जब हमने कहा कि आपने हमारी ज़मीन पे बना लिया, तो बोले जाओ मुकदमा कर दो। जब हमने मुकदमा करा तो घर पे कह रहे हैं पहुंच के असला लेके गए कि 10 दिन में अगर मुकदमा में वापस हुआ तो आपको जान से मार देंगे। कौन थे वो लोग? लईक प्रधान और शिबू, सनी और 2 अज्ञात आदमी थे। कैसे ये लोग हैं? माफिया टाइप के हैं। कहाँ पे है तुम्हारी जमीन? मेरी जमीन सौरिक महेंद्र पेट्रोल पंप के पास। फिर थाने गए थे? थाने गए थे साहब। थाने तो FIR है हमारे पास, नकल है, कोई सुनवाई नहीं। अब जमीन पर कब्जा कौन किया हुआ है? लईक प्रधान किए हैं और कह रहे थे कानून तुम्हारे लिए नहीं बना, एक टायर बेच देंगे तो तेरा कानून खरीद लेंगे। उनके पास टायर की एजेंसी है। ये नहीं कहा कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ये बोले कि अगर अखिलेश की सरकार होती तो जाने कब का तुम्हें निपटा देते। ये बाबा की सरकार है जो तुमसे हम बोल रहे हैं, नहीं अब तक हम तुम्हें निपटा देते। कि विकलांग हैं, न्याय मांगने के लिए एसपी के दरबार में पहुंचे। इनका साफ तौर कहना है कि माफिया ये धमकी दे रहा है कि योगी की सरकार है तब थोड़ा हम दब रहे हैं, अगर अखिलेश की सरकार होती तो हम तुमको निपटा देते। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस अधीक्षक इन विकलांगों को न्याय दिलवाते हैं कि नहीं। कन्नौज से एशियन के लिए। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ में 10 अगस्त राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 1 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा दी जाएगी। ये अभियान शहर के 8 ब्लॉक और नगर क्षेत्र में चलाया जाएगा। इसके अलावा लोगों में जागरूकता के लिए मेडिकल टीम्स भी लगाई जाएंगी। जैसे 10 अगस्त तिथि निर्धारित है एनडीडी प्रोग्राम के लिए, इस दिन 1 से 19 साल के सभी बच्चों को उनकी एज के अनुसार खुराक दी जाएगी। एल्बेंडाजोल वो पूर्णतया सेफ है और इसकी ज़रूरत पूरे देश को है। तो 1 से 19 वर्ष के बच्चों में जिनमें पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है और उसी के आधार पर इनका शारीरिक और मानसिक
उचित विकास होता है। तो हम लोग उसको सुदृढ़ करने के लिए, भारत का कल उज्जवल बनाने के लिए ये प्रयासरत है। अगर अग्रिम मुक्ति मिल जाती है तो इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक विकास अच्छा होगा, ये पढ़ने में तेज रहेंगे, शारीरिक रूप से। कानपुर स्थित इंटर कॉलेज में बीते शनिवार को इंटरमीडिएट में पढ़ने वाली 3 छात्राएं चेहरे पर हिजाब बांधकर कक्षा में पहुंच गई थी। अध्यापिका के काफी समझाने के बाद भी जब छात्राएं नहीं मानी, तब प्रधानाचार्य ने तीनों छात्राओं के कॉलेज में प्रवेश पर रोक लगा दी। इसके बाद अभिभावकों और छात्राओं के दोबारा ऐसा न करने के आश्वासन पर ही प्रधानाचार्य ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश की अनुमति दी। इस विषय पर एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर हरीश चंद्र ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में आया है। इसमें स्कूल प्रशासन और अभिभावक के बीच आपसी समझौता हो गया है और ये मामला सुलझा लिया गया है। अगर ऐसी कोई बात है हिंदू मुसलमान वाली कि मतलब कोई बात नहीं कि वो एक दिन क्लास में आए और उन्होंने कहा कि हटा दो। उन्होंने कहा हम अभी नहीं हटाएंगे, जब मेरे पापा परमिशन देंगे तो कहने लगी अगर ये लगाना है तो मदरसे में पढ़ने का और नहीं लगाना तो यहाँ पढ़ने। अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ तो फिर मुसलमानों का एडमिशन ही नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात है हिंदू मुसलमान वाली कि मतलब हिंदू मुसलमान की कहाँ बात आ गई? नहीं, मदरसे में विद्यालय में जब बच्चा आता है बहन जी, तो वो विद्यालय बच्चियों का जो हिजाब से संबंधित कोई मामला नहीं है। वो जो है बच्चियां सर पे उस टाइप का वो कपड़ा जो है बांध के आ रही थी, तो महिला शिक्षक हमारी हैं जो डिसिप्लिन देखती हैं, उन्होंने इसको मना किया कि सभी बच्चे जैसे आते हैं वैसे ही आपको आना। वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के इतर थोड़ा सा एक जो है अपने सिर को ढक कर के आई थी, जो कि स्कूल यूनिफॉर्म से अलग हटके था, जिस पे विद्यालय जो है प्रबंधन ने आपत्ति जाहिर की। बालिकाओं के द्वारा जो है बताया गया कि जो है वो ये उनके सिर पर ढकने के लिए उनको जो है वो परमिशन देनी चाहिए, जिस पे स्कूल प्रबंधन ने ये बताया कि जो नॉर्म्स है वो सबके लिए सामान्य है। जो विद्यालय के जो ड्रेस कोड है और जो नियम है उसका सभी को पालन करना चाहिए। इस पे जो है वो एक आपसी सहमति बालिकाओं के जो पेरेंट्स थे उनके द्वारा और प्रबंधन के द्वारा बनी और उनके द्वारा जो है वो एक अपॉलॉजी जाहिर की गई कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है जब इसकी सूचना हुई तो उनके द्वारा भी जो है वो इसमें सारी चीज़ें पता की गई और इस मामले का जो है वो अल्टीमेटली फिर इन लास्ट ये कहकर पटाक्षेप हुआ कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। तो ये प्रकरण संज्ञान में आया था। इसमें जो है वो स्कूल प्रबंधन ने और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो जो गाइडलाइंस हैं और जो स्कूल के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली जो है इसको